हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरुण एमडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू वीडियो क्लास टेंथ साइंस की आज से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है। और आज हम देखेंगे आपकी क्लास टेंथ विज्ञान जो आपका चैप्टर है पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास टेंथ साइंस का। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके जो पहले चैप्टर का क्लास टेंथ के जो पहला चैप्टर है विज्ञान साइंस में, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये होती क्या हैं? तो देखो बच्चों, जो रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं हैं आज हम पढ़ेंगे क्या होती हैं, कैसे ये होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या सब हम कुछ जो है सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, पहले हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होती क्या हैं। तो बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हैं, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है। आपको ये इंग्लिश में भी याद करके चलना है, आपको नॉलेज बढ़ेगी आपकी। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हैं उनको बोला जाता है, अभिक्रियाएं मतलब रिएक्शन और समीकरण मतलब इक्वेशंस, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस एवं इक्वेशन मतलब एंड इक्वेशंस। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं की हम परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब परिभाषा को समझते हुए थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं क्या करूँगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँगा, उदाहरण के द्वारा। तो बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें देखो यहाँ पे हमें परिभाषा क्या दे रखी है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि दो पदार्थ मिल रहे हैं, वो उन दोनों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, आपने कभी पानी का सूत्र सुना होगा, जल का सूत्र H2O। H2O किससे मिलकर बना है? H और O से मिलकर बना है। H क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। H मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन। O जो है ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से क्या बन रहा है? जल बन रहा है हमारा। जल का सूत्र होता है क्या है? वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। H2O यहाँ पे क्या होता है? H2O इसका फॉर्मूला होता है जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O फॉर्मूला होता है इसका। तो ये किससे मिलके बन रहा है? आप देख सकते हैं, ये H के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से क्या हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिल रहे हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H और H और O के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है? H2O, यानी कि हमारे किसका हो रहा है? हमारे H2O यानी कि जल का निर्माण हो रहा है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोला जाता है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद कर लेनी है। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है हमारे इस लेक्चर में। तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? देखिए, प्रकार देख लेते हैं। हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला प्रकार है, यहाँ पे क्या प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का? यहाँ पे लिखा है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं। बहुत सारे प्रकार के मतलब जैसे मैंने H2O का उदाहरण बताया आपको, तो वो भी किसी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है ना। तो H2O जो है एक प्रकार की अभिक्रिया हो गई है ना। तो अब हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं? पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, उदाहरण हम बाद में देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है?
ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब अभिकारक वर्ड एक नया जोड़ दिया गया है यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बच्चों, जो अभिकारक है हमारा वो क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी उदाहरण बताया था, ये H2 हम क्या ले लेंगे आगे, प्लस और O है ना, और इक्वल में क्या बना देंगे, H2O। अब बच्चों आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हमारा H2O और O है ना, ये H2 और O इनको ही अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं ना पदार्थ, जिनकी मतलब जिन पदार्थों के मिलने से नया पदार्थ निर्माण हो रहा है ना, उन पदार्थों को ही अभिकारक कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि H2O H2 प्लस O मिलकर जो है क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो H2 और O है वो अभिकारक हो गए, और H2O क्या हो गया यहाँ पे, उत्पाद। उत्पाद वर्ड एक और जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। जो बन रहा है नया पदार्थ उसको बोलेंगे उत्पाद, और जिसके मिलने से बन रहा है उसको अभिकारक बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभिकारक किसको कहेंगे, है ना। तो H2 प्लस O ये अभिकारक हो गए और H2O हो गया उत्पाद, है ना। तो अब परिभाषा हम देखें अगर दोबारा से, तो दोबारा से परिभाषा हम देखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। अभी मैंने बताया अभिकारक किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दो अभिकारक हैं, देखो एक H है और एक O है, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, H2O अभिकारक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एकल उत्पाद ही तो बन रहा है H2O, सिर्फ एक ही चीज तो बनी है। देखो H2O क्या है, एक ही चीज तो बनी है। अगर H2O के साथ कोई और चीज जुड़ी होती, जैसे और भी चीज कोई बनी होती तो दो चीजें हो जाती। तो एकल का मतलब सिंगल चीज बनी है, तो H2 प्लस O की मिलने से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो यहाँ पे जो है संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि H2 हमारी जो H2 प्लस O जो है हमारी क्या है, जो है संयोजन अभिक्रिया है, एक तरह की, है ना। संयोजन अभिक्रिया है मतलब दो पदार्थों के मिलने से एक नया पदार्थ निर्माण हो रहा है। तो परिभाषा आपको पता चल गई संयोजन अभिक्रिया की कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से पदार्थ या अभिकारक या पदार्थ, दो कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना। अभिकारक बोल दो या पदार्थ बोल दो। पदार्थ मैंने बताया ना, H2 प्लस O ये दोनों अभिकारक हैं या पदार्थ हैं। तो क्या लिखा है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब मैंने आपको थोड़ा ये लॉन्ग मेथड में बता दिया, ये पहला ही प्रकार है इसका, आपको बता दिया मैंने थोड़ा डीपली जाकर के क्या होता है मतलब संयोजन अभिक्रिया। तो आगे हम देखते हैं उदाहरण इसका, है ना। जैसे दीवारों की सफेदी करने के लिए चूने और पानी की अभिक्रिया। अब आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जनरली ये जो हम फिजिकल लाइफ में अपनी मतलब डेली लाइफ में जो चीज़ें हम करते हैं उसको ही एक उदाहरण लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देखिए उदाहरण क्या है, CaO। ये CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। सफ़ेदी करने के लिए चूना जो होता है, जो पेंट करते हैं हम दीवारों पर, ये वो वाला चूना है। तो इसको क्या करेंगे, हम पानी में मिलाते हैं। पानी का सूत्र मैंने बताया अभी आपको, जल का H2O। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, CaO प्लस H2O ये दो अभिकारक हैं या दो पदार्थ हैं। इन दोनों के पदार्थों के मिलने से क्या बन रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है सूत्र का, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। दो पदार्थ थे, दो अभिकारक थे, CaO प्लस H2O ये दो अभिकारक थे, इनके मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। एक ही चीज़ तो बनी है, दो के मिलने से एक ही चीज़ तो बनी है, CaOH का होल ट्वाइस बनना है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे, कि जैसे आपको दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे कि मान लो, मैंने बता देता हूँ मैं किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको खाली ये दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि CaO प्लस H2O दैट गिव्स, इसको बीच में जो तीर है इसको दैट गिव्स बोलते हैं, ओके। तो CaOH का होल ट्वाइस ये अभिक्रिया आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव में। अब इसमें पूछ लेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको अगर पता होगा आप पहचान लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कि दो पदार्थ हैं, शुरू में अभिकारक हैं, जो जिनके मिलने से क्या बन रहा है, एक पदार्थ बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है, जिसको CaOH होल ट्वाइस बन रहा है।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो ये दो के पदार्थ के मिलने से एक बन रहा है नया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत कोई डीपली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल ये जो है प्रकार हैं या टाइप हैं इसके अभिक्रिया के या रिएक्शन के, जो बोले हम। तो ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। और दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं एक और संयोजन अभिक्रिया का ही, कोयले का दहन। कोयले का दहन क्या होता है, C+O2 दैट गिव्स CO2। अब C+C ये कार्बन है। अब कोयला, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि कोयले को कार्बन क्यों लिखा है। अब देखो, जो कार्बन होता है हमारे जो कोयला होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। अपर रूप माने जैसे कार्बन जो होता है वो कोयले के रूप में भी पाया जाता है, और हमारा उसमें ग्रेफाइट में जैसे पेंसिल की नोक होती है, उसमें ग्रेफाइट बोलते हैं उसको, पेंसिल की नोक को। एक पदार्थ मतलब एक तत्व है ग्रेफाइट, उसको, वो भी कार्बन है। ठीक है, तो कोयला भी कार्बन के रूप में होता है। कार्बन बोला मतलब साइंस की भाषा में हम बोले तो उसको कार्बन बोला जाएगा, है ना। और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन लिखा गया है यहाँ पे, कोयले को हम कार्बन बोल रहे हैं, मतलब कार्बन और प्लस O2। O2 कहाँ से आ गया, O2 जो आया है हम जब कोयले को जला रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या है हमारी, यहाँ पे वायु है, मतलब हवा है। जब हम हवा जो हमारे खुले वातावरण में, मतलब खुली जगह पर हम जलाएंगे कोयले को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो होगी। तो उसको जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बन जलेगा तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बन की उपस्थिति में CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये भी एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। देख सकते हैं आप, एक पदार्थ था, मतलब दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। अब मैंने आपको ये फर्स्ट वाला बता दिया है किस तरह से, जो आपको समझना है कि दो पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ये एग्जाम्पल आपको याद करके चलने हैं, ये पहचान आपको कभी भी पूछा जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ये दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है कि इनमें से बता दो, कोई सा भी पूछ लेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, कि आप इसमें बता दो कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको बता देनी है कि दो के मिलने से एक नया बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है। आगे देख लेते हैं हम प्रकार अगला। ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा आज, कोई टेंशन नहीं है। प्रकार देख लेते हैं हम, बाकी कल देख लेंगे थोड़ा। चलिए अगला प्रकार देख लेते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। अब बच्चों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन को हम देखते हैं कि क्या होती है। तो देखो बच्चों, जैसे क्या लिखा है, जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। अब परिभाषा आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा, सिर्फ आपको अभी परिभाषा पढ़ लेनी है। उदाहरण के रूप में हम समझाएंगे कि कैसे वियोजन अभिक्रिया को समझना है। तो चलिए, तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है परिभाषा में, कि जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। पढ़ लिया आपने परिभाषा को, अब उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। अब बच्चों, पहले वाली अभिक्रिया में हमने देखा था कि दो पदार्थ, मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखो, संयोजन वाली अभिक्रिया में, पहले वाली में देखा था हमने कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पदार्थ नया टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण कर देगा। बस पहले वाले का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। वहां पे क्या हो रहा था, दो पदार्थ नए मिलकर एक नए का निर्माण कर रहे थे। यहाँ पे एक नया जो एक पुराना पदार्थ था वो टूटकर
मतलब टूटकर दो भागों में डिवाइड होकर बटकर ये दो नए पदार्थों में बट जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक भाषा में समझाता हूँ कि ये इक्वेशन में आखिर ये कौन कौन से पदार्थ हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये है CaCO3। अब ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पहले ही उदाहरण में पढ़ लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर, ऊष्मा का मतलब यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे जो तीर के ऊपर, मतलब डेड गिब्स के ऊपर, यानी कि हम बोले तो, या फिर तीर के ऊपर बोल भी सकते हैं। तो ऊष्मा जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? गर्म कर रहे हैं। ऊष्मा का मतलब हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? CaO + CO2। आप देख सकते हैं यहाँ पे Ca था, उसके साथ CO3 था। अब O के कितने अणु हैं? 3 हैं। तो Ca के साथ एक तो जुड़ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, CaO बन गया। Ca के साथ एक O जुड़ गया तो क्या बन गया? CaO बन गया। अब यहाँ पे 3 O थे तो कितने O बचे? 2 O बचे। तो और क्या बचा? C बचा एक। तो CO2 निकल गया आगे, तो CO2 आ गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप समीकरण को समझ सकते हैं। ये आगे बैलेंस करनी भी आपको समझाऊंगा मैं, कैसे जो है आपको बैलेंस करनी है। ये भी आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो देखिए, कभी कभी क्या, हर साल ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है वो क्या होती है, कि जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको पता चल गया कि संयोजन का उल्टा हो रहा है यहाँ पे, कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो दो पदार्थ थे हमारे, वो एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। और इसका ही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पदार्थ जो है टूटकर मतलब गर्म कर रहे हैं हम इसको, तो दो भागों में बट जाएगा। किस में बट जाएगा? CaO + CO2 दो भागों में बट जाएगा। तो ये वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगी। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वियोजन की अभिक्रिया क्या होती है। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको नोट करते चलिएगा हाथों हाथ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप मिस मत करिएगा, आप हर चीज़ नोट करके चलिए। तो अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का ही। ये मैं आपको दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये अगला जो मैं बताने वाला हूँ आपको, हर एक अभिक्रिया का दो उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। जैसे जल में इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाना या फिर जाता है। अब ये अभिक्रिया आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, जनरल मतलब एक डेली लाइफ के रूप में आपको बताता हूँ। साइंटिफिक भाषा में अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, वैज्ञानिक जो है भाषा में। जैसे जल में इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रिक धारा क्या है? यहाँ पे बिजली, करंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम जल में, यानी कि जल का सूत्र क्या था हमारे पास? H2O था ना जल का सूत्र, पानी का या फिर वाटर का। तो जल में क्या कर रहे हैं हम? करंट प्रवाहित कर रहे हैं, करंट डाल रहे हैं उसमें। हम क्या कर रहे हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब विद्युत धारा, या फिर, है ना, बोले तो हम। तो हमने यहाँ पे तीर पर इसीलिए लिख रखा है विद्युत धारा। तो हम क्या कर रहे हैं? पानी में जब हम विद्युत धारा मिलाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो मिलकर जल बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये भी वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर भी एक पदार्थ था, मतलब या फिर एक अभिकारक था, और उसके जो हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें, उसके टूटने से क्या हो रहा है? दो पदार्थ बन रहे हैं नए, H2 और O2 बन रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगली अभिक्रिया हम देख लेते हैं। जो अभिक्रिया का प्रकार है अगला, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रही है हमारी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे
पदार्थ से संयोजित हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा परिभाषा को समझने में, है ना। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम कौन सी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थ से संयोजित हो जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसकी कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थ से संयोजित हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर विलयन के नीला रंग मलिन हो जाता है ना। अब ये क्या है? यहाँ पे लोहे की कील को, लोहे की कील तो आप सभी जानते हैं, आयरन Fe जिसको हम बोलते हैं, है ना। और कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन बच्चों होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो हम डेली लाइफ के रूप में बताता हूँ मैं। नीला थोथा इसको बोला जाता है, ये मार्केट में मिलता है। ये नीले चूरे जैसा, मतलब चूने जैसा होता है, एक नीला थोथा बोला जाता है उसको। तो उसको व्यापारिक भाषा में बोलें तो, है ना, तो उसको हम साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या कर रहे हैं? एक लोहे की कील डाल देते हैं। तो लोहे की कील डालने से वो क्या हो जाता है? वहां पर विलयन का रंग, नीला रंग जो था, विलयन का नीला रंग, कॉपर सल्फेट जो चूना था, हमने उसको पानी में मिलाया, पानी में मिलाने पर वो विलयन बन गया, उसमें हमने लोहे की कील डाल दी। तो जो उसका लोहे, जब पानी का जो नीले पानी का जो बोल सकते हैं हम, नीले पानी का जो रंग था वो मलिन हो गया, मलिन हो गया, है ना, मलिन हो गया। अब मैं आपको इसको उदाहरण के द्वारा, मतलब एक जो है इसकी इक्वेशन के द्वारा समझाता हूँ, है ना। तो देखिए Fe प्लस CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 प्लस Cu, है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थ से संयोजित हो जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ आपको। देखिए हमने Fe था हमारे पास, इसको थोड़ा रफ करके दोबारा समझाता हूँ आपको अभी, है ना। देखिए हमारे पास Fe था, जो लोहे की कील थी वो Fe है, आयरन है ना। उसको हमने CuSO4, ये कॉपर सल्फेट के विलयन का फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील को डाल दिया, तो क्या हुआ? जो Cu था वो अलग हो गया, और Cu की जगह क्या आ गया? यहाँ पे Cu की जगह क्या आ गया? Fe आ गया, Fe आ गया। तो इसने Fe ने SO4 से क्या कर लिया? शादी कर लिया, Cu को अलग कर दिया यहाँ से। Cu बेचारा अकेला रह गया, और Fe जो है SO4 के साथ अपना ही मौज मस्ती कर रहा है। तो FeSO4 बन गया यहाँ पे, और Cu को अलग कर दिया। यही बात तो कहना चाह रहा है ये परिभाषा में। क्या कहना चाह रहा है कि विस्थापन का मतलब ही क्या होता है? अलग होना। विस्थापन का ही किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलग होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थ से संयोजित हो जाते हैं। आयन क्या है? यहाँ पे CuSO4 का विलयन था, उसमें Cu जो है वो आयन ही तो है। आयन मतलब, आयन आपको पता है चार्ज, है ना। तो चार्ज जो Cu था वो अलग हो गया, उससे CuSO4 से Cu अलग हो गया, और Fe आकर जुड़ गया, तो FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि लोहा। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अभी तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको एक लाइन बता देता हूँ। क्योंकि लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, इसीलिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। आप देख रहे हैं ना, कॉपर क्या था? यहाँ पे Cu था, और CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इसमें से Cu को इसने किसने गायब कर दिया? अलग कर दिया Fe ने, आयरन ने अलग कर दिया। CuSO4 में से Fe ने Cu को अलग कर दिया, और अब खुद जुड़ गया SO4 के साथ, FeSO4 बना लिया, और Cu को बेचारे को अलग कर दिया। इस तरह की अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया।
ठीक है। परिभाषा आपको समझ में नहीं आती है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए अब हम अगला उदाहरण भी देख लेते हैं इसी विस्थापन अभिक्रिया का ही। यहाँ पे देखिए ZnCuSO4 Zn प्लस CuSO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इन्होंने क्या किया, Fe था यहाँ पे, इसकी जगह इन्होंने Z रख दिया। Z मतलब Zn मतलब जिंक, जिंक मतलब दस्ता जिसको बोलते हैं, जस्ता जस्ता होता है एक जो तत्व होता है, धातु होती है। तो यहाँ पे Zn भी क्या काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है। CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को बेचारे को अलग कर देगा और जो है CuSO4 के साथ मिलकर अपनी शादी कर लेगा Zn, जिंक। तो इस तरह से अभी आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं, बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपको अभिक्रियाएं जो मैं बता रहा हूँ ये कॉपी में नोट कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कोई सी भी उठ के आ जाएगी एग्जाम्पल में, पेपर में पूछी जा सकती है। ओके, या फिर आपसे ये अभिक्रिया ऐसे भी पूछी जा सकती है कि इसको संतुलित करो। संतुलित करना मैं बताऊंगा कि क्या होता है संतुलित करना, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ और कि कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये कहाँ गया हमारा, ये था, है ना, ये क्वेश्चन था ये था ना, Fe प्लस CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ये था ना। तो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाता है या कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको बता देना है कि कॉपर सल्फेट के जब विलयन में जब आयरन या फिर हम लोहे की कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो आयरन है वो कॉपर को अलग कर देता है और खुद जो है उसके साथ जुड़ जाता है, और ये अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना सा लिख देना है आपको, बहुत आसान। चलिए अगली हम अभिक्रिया देखते हैं। अब यहाँ पे अगली अभिक्रिया आ जाएगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये प्रकार ही चल रहे हैं अभी अभिक्रियाओं के। ओके, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ के चलना है। आगे अभिक्रियाएं काम आती हैं बहुत, ये इंटर तक काम आती हैं आपको। आप 10th में हैं, अभी आपको पढ़ के चलना है। चलिए अगली अभिक्रिया हम देख लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको परिभाषा देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं और उसके बाद उदाहरण देखेंगे। एक बार परिभाषा दोबारा और देख लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल विस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन होना। ओके, अब उदाहरण देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये एक द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। कैसे है देखो, अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे है। ये परिभाषा आपने देख ली ना, परिभाषा देख लो एक बार और पढ़ के। क्या लिखा है, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बस आपको इतनी लाइन याद रखनी है, आयनों का आदान प्रदान होता है जहां वहां वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो उदाहरण देख लेते हैं। अब हम परिभाषा आपने पढ़ ली, आयनों का आदान प्रदान होता है ना। तो देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 दैट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, दैट गिव्स बोलेंगे इसको। ओके, ये बीच में आपको बार बार जो मैं दैट गिव्स वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, इसको आपको दैट गिव्स ही बोलना है। तीर ये मतलब एक नॉलेज समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो दैट गिव्स बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। Na2SO4 ये प्लस BaCl2 है ना। तो सोडियम सल्फेट, यहाँ पे Na2SO4 का नाम क्या है, सोडियम सल्फेट है ना, और BaCl2 का क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। देख सकते हैं आप, ऊपर ही नाम लिखा है सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड। इनकी अभिक्रिया हो रही है, मतलब आपस में इनको मिलाया जा रहा है। Na2SO4 प्लस BaCl2 को जब हम मिलाते हैं, या सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 प्लस NaCl। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा
कि क्या बन रहा है, BaSO4 क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। यहाँ पे जब मैंने Ba के साथ, यहाँ पे क्या था पहले देखो, सोडियम सल्फेट था, सोडियम क्या है, Na है ना, Na की जगह अगर मैं Ba रख दूंगा तो Ba क्या है हमारा, बेरियम, और SO4 क्या है, सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और NaCl तो पता ही है आपको, नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। अब आयनों का आदान प्रदान होता है, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं दिखाता हूं आपको, अभी आप ये मत सोचना कि मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। देखो आयनों का आदान प्रदान भी मैं आपको दिखाता हूं कैसे हो रहा है। देखो Na2, ये देखो मैं आपको थोड़ा इससे समझाता हूं, है ना। ये देखो Na2SO4, जब Na2 था वो क्या, Na जो था हमारा वो किससे अभिक्रिया कर लेगा, Cl से अभिक्रिया कर लेगा, है ना, Cl से अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl बन जाएगा। आयन निकल गई ना, आयन क्या है, चार्ज है, मतलब Cl जो है वो आयन ही तो है एक, Cl क्या है, एक निगेटिव चार्ज होता है Cl पर, और Na पर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस माइनस तो आपस में मिलते ही, आपको पता ही होगा, इनके जो है अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। तो जो Cl है वो Na से अभिक्रिया करके NaCl यानी कि नमक का सूत्र बना लेगा, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। और SO4 जो है हमारा वो किससे मिल जाएगा, Ba से मिल जाएगा, तो BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। SO4 जो है वो Ba से मिल गया, SO4 भी आयन है और Cl भी आयन है, तो Cl आयन जो था वो Na से मिल जाएगा, और SO4 का जो Na2SO4 में आयन था वो Na का जो आयन था मतलब SO4 था वो Ba से मिल जाएगा। तो आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज हो रहा है आयन इनके बीच में। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको याद कर लेना है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं समझाएगा इतना अच्छा आपको, मैं जानता हूँ। ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, इतना डीपली लेके चल रहा हूँ ना, मतलब ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे चलकर आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए बच्चों, आज की ये अभिक्रियाएँ यहीं पर समाप्त होती हैं। कल फिर हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो आगे भी हम लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।